ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए। जिसके पास ज़्यादा तगड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होगी ना, उसके लिए यूरोप का वीज़ा लेना, यूएसए का वीज़ा लेना, कनाडा का वीज़ा लेना या यूके का वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाता है। अब ट्रैवल हिस्ट्री की वैल्यू क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री आप कैसे बना सकते हैं, बेशक आप गल्फ कंट्रीज में हैं या आप अपनी नेटिव कंट्री इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं पे भी हैं, कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और कौन सी कंट्रीज को आप टारगेट करें ताकि आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए। उसके बाद आप बड़े वीज़े के लिए अप्लाई करें। मैं मानता हूं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी उस थर्ड वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड में लाने के लिए हम हिजरत कर जाते हैं, गल्फ़ की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग यूएई में आए हुए हैं, कुछ लोग सऊदी में, कतर, बहरीन, ओमान, और कुछ लोग इधर की आजू बाजू वाली कंट्रीज़ के अंदर हैं। लेकिन हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि भाई आगे से आगे बढ़ा जाए, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हर बंदा प्रोग्रेस चाहता है, तरक्की चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पासपोर्ट किसी भी एम्बेसी में जाता है ना, डेवलप्ड कंट्री के, तो वो लोग यही देखते हैं कि भाई इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है। अब देखें, कदरन वो बंदा जो दुबई में बैठा हुआ है, जो कतर में बैठा हुआ है, उसकी वो वर्थ जो है ना, या उसकी वैल्यू जो है ना, या उसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो हाई रहता है कंपेरेटिवली वो बंदा अगर इंडिया या पाकिस्तान में बैठा है। ठीक है, वो इधर होगा, ये इधर होगा, हालांकि दोनों के पास सेम पासपोर्ट है। द रीजन इज वाई, क्योंकि जो जो कंट्री होती है वो ये देख रही होती है कि यार ये बंदा ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल जो है एक और कंट्री में काम कर चुका है, उसको अब माइंडसेट खुला हुआ है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी काफ़ी आइडिया है, क्योंकि वो हमारी वाली कंट्रीज को थोड़ा सा साइड लाइन ही रखते हैं। सीधी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ। वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ें जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूएई रेजिडेंस या गल्फ रेजिडेंस आपको मिल जाएगी, बट नॉट ऑन योर ओन CNIC और आधार कार्ड। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये सच्चाई है। अच्छा, अब रही भाई आपके पास ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन के लिए जो है ना, अगर दो तरह के हैं। अगर एक तो लोग जो आधे रास्ते आए हुए हैं, आधे रास्ते, उनकी बात करें या पहले दोनों मिल के बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इंडिया की बात कर लूँ, पहला ऑप्शन आप लोगों के पास होता है थाईलैंड। तो सीधा थाईलैंड ब्रेक मार दो, ठीक है। उधर पार्टी शार्टी करके आके, जब पार्टी करके आते हैं तो सब कुछ भूल जाता है कि यूरोप भी जाना था, कहीं और जाना था, तो फिर दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि लट लग जाती है। लट नहीं लगानी प्यारो मोहब्बत नहीं करना, आप बस अपने जिस मुद्दे पे है ना, उस मुद्दे में रहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, कंट्रीज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं आज लिखा हुआ, मैं आपको अपने माइंड से, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से चीज़ें समझाने या बताने वाला हूँ। देखें, आपने डेवलप्ड कंट्री को, आपने अमेरिका को, आपने यूके को, आपने कनाडा को, आपने यूरोप यूनियन को शो कराना है कि भाई मैं एक अच्छा ट्रैवलर हूँ, मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मैं वापस आता हूँ, बस ये होना चाहिए। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, अपनी ज़बान का पक्का हूँ और वापस भी आता हूँ। ये आपने प्रूव कर दिया, आपको वीज़ा लग जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए आपको उन कंट्रीज़ का विज़िट करना पड़ेगा। आप जाइए, रिटर्न टिकट करा के जाइए, कोई भी मसला मसाइल ना करें कि कोई एडिशनल स्टैंप ना लग जाए आपके पासपोर्ट पे कि भाई डिपोर्टेड थे, वो वाला सिस्टम, वो वाला नहीं करना। एंट्री और एग्जिट की स्टैंप होनी चाहिए। थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये आप इंडिया से भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से भी जा सकते हैं, ठीक है। ईजी वे है, ईजिली आप जा सकते हैं। हाँ, एक और बात करूं, बड़ी पावरफुल, जो किसी कोई भी बात नहीं करता, सिंगापुर, चाइना बहुत लोग गए हैं, लेकिन चाइना को आप छोड़ के अगर बात करते हैं ना, उससे आगे की जापान, जापान वीज़ा दे देता है, और जापान आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अभी मैं सारी कंट्रीज कह रहा हूँ, आपका मतलब ये नहीं कि आपने सारों में ही जाना है। आप अपनी फिजिबिलिटी देखिए, एटलीस्ट 2 से 3 कंट्रियाँ आपकी चेकलिस्ट के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे आपने ट्रैवल किया हुआ हो, ठीक है। जापान हो जाता है। फिर रही बात, देखें, ये जो बाकी कंट्रीज है ना, उनके अंदर मेजॉरिटी के अंदर जो है ना, आपको स्टैंप वीज़ा जो है ना लगाना पड़ता है। अगर आप अपनी कंट्री से लगा रहे हैं तो वो तो आपके पासपोर्ट पे भी एक रिकॉर्ड हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप यूएई की, दुबई की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब आप वीज़ा निकालते हैं तो पेपर वीज़ा होता है, सिर्फ आपकी वहाँ पे एंट्री और एग्जिट की स्टैंप होती है, लेकिन वीज़ा पेस्ट नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो कंट्रियाँ विजिट करें जब वो थुक लगा के पेज पलट रहे होते हैं ना ऑफिसर, या आप इमिग्रेशन में खड़े होते हैं, तो उनके सामने वो पेस्ट किए हुए जो पेपर्स हैं ना, वो आए। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अली भाई का एक्सपीरियंस। आज से तकरीबन
साल पहले की बात है, मैं दुबई से ट्रैवल किया। ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए, अपनी पर्सनल आप बीती सुना रहा हूँ। मैंने दुबई से रशिया के लिए ट्रैवल किया। अब रशिया में मॉस्को एयरपोर्ट पे उतरता हूँ। अब मॉस्को एयरपोर्ट पे ना देखें, और जिस टाइम मैं गया था उस टाइम ये वॉर की सिचुएशन चल रही थी जो आज तक अभी भी चल रही है, यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर। तो मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट था, मैंने जाके पासपोर्ट रखा। अब मेरे पासपोर्ट पे वीज़े तो लगे हुए हैं। उसे देखा 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 देखा, अच्छा रशिया इज समथिंग डिफरेंट। मतलब वो जो टेरिटरी है ना, वो उसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए ना, मैं 3 साल वहाँ पर रह के आया हूँ। 3 साल मेरा बड़ा ज़्यादा 3-4 साल आना जाना रहा है। अगर उसके मुतल्लिक आपको डिटेल चाहिए ना रशिया से रिलेटेड या रशिया से लोगों को कहेंगे रशिया से यूरोप कटने वाला तरीका बताओ, अच्छा वो डिटेल चाहिए तो मुझे ना कमेंट में रशिया लिख दीजिए। अगर कमेंट ज़्यादा हुए रशिया के ना तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तो दे रहा हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने जब पेज पलटना स्टार्ट किए ना, अब मेरा दुबई का अच्छा खासा वीज़ा लगा हुआ, लेकिन मज़े की बात है 2012, 14, 16, 18 तक के तो वीज़े थे और वो पुराने पासपोर्ट पे थे। अब वो मैंने अटैच किया हुआ था, और लाजमी अपना पुराना पासपोर्ट अगर इस पर वीज़े लगे हुए हैं तो उसको अटैच में साथ रखें, ये नहीं कि उसको घर रख के जाएँ। अब जब वो देख रहे हैं तो अब करंट डेट के अंदर कोई वीज़ा नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे समझ आ गई कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान नेशनैलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सीधी बात। अब जब वो देख रही तो मुझे एक बात समझ आ गई यार कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने साथ ही अपने बटवे से निकाल के ना एमरेट्स आईडी, यूएई का एमरेट्स आईडी होता है, वो भी मैंने उसके सामने, वो जो इमिग्रेशन वाला होता है ना, उसके शीशे के अंदर कर दिया। वो कहती है भाई ये क्या है? मैंने कहा दुबई। हाँ दुबई, अच्छा। अब जरा ना एटीट्यूड चेंज होता है, मैं पूरी खुल के बात बता रहा हूँ। दुबई, तो यू आर दुबई रेजिडेंस। अब एक्चुअली वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, वो रशियन जो है ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन वो इजे कर करके जो बात करते हैं ना। मैंने कहा यार दुबई दुबई, तो उसने कहा फिर भी नहीं। उसने कहा अच्छा एक काम करो, बैठ जाओ उधर जाके पीछे। सीधे मैं बैठ गया। जो रशिया गए हुए हैं ना वो मेरे से रिलेट कर सकेंगे, वो लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं जाके पीछे बेंच पे बैठ गया। उन्होंने शटल सा होता है, वो शटल डाउन किया, पूरी फ्लाइट निकाल दी, अंदर चले गए। वो होता है ना डिटेंशन रूम होता है, लेकिन नहीं, हमें साइड पे बिठाया हुआ था, ओपन में ही। मेरे साथ 2-3 और बंदे भी थे। अब मसला था उस टाइम क्या हुआ था, एक अफगानिस्तान से भी फ्लाइट आई हुई थी। अब उनको ये वो लगा कि भाई अफगानिस्तान वाला बंदा आ रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट पे गया था। अच्छा, थोड़ी देर गुजरती है तो औरत होती है और एक बंदा आता है। बंदा जो है वो थोड़ा इंग्लिश बोलने वाला होता है, वर्दी पहनी होती है सिक्योरिटी की। आगे कहते हैं कि भाई हाँ जी ये वो है, आप दुबई से आए हैं? मैंने कहा हाँ जी दुबई से आए हैं। आप दुबई के रेजिडेंस हैं? मैंने कहा हाँ। अच्छा, उनका ना थोड़ा वो स्ट्रांग हो गया कि हाँ यार दुबई का बंदा है। एनीवे, उन्होंने मुझसे वहाँ का लोकल बंदे का नंबर मांगा, जिधर भी आपने जाना है, किसी को जानते हैं, मैंने दिया। एवरीथिंग इज़ फाइन, क्लियर एंड गो। अब ये देखें, वहाँ पे वीज़ा लगा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने वीज़ा शो कराने के लिए एमरेट्स आईडी दिया ताकि उनको पता लगे कि मैं दुबई से आ रहा हूँ। तो ये डिफरेंस होता है जब आपका वीज़ा पेस्ट नहीं होता, तो वो आपने फिर मेंशन करना होता है, करवाना होता है। अच्छा, अब ये कुल मिला के सारी जो मैं बात का कंक्लूजन करूँ ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, एक तो रशिया वाले रशिया लिख देनी चाहिए। ये आप यूरोप साइड की कंट्रीज़ को, यूरोप आने से पहले जो एशियन साइड की कंट्रीज़ हैं ना, इनको जो भी मैंने बताई हैं उनको कैप्चर करें। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा ना, आप इनमें से देखें, बाकू को भी ले सकते हैं, अज़रबैजान को भी ले सकते हैं, तुर्कमानिस्तान ताजिकिस्तान को भी ले सकते हैं, दुबई सऊदी, अब वहाँ तो हम आते ही हैं। सेकंड स्टेप जो होगा ना वो आपको होगा तुर्की। तुर्की वाले इतने आसानी से वीज़ा नहीं देते, लेकिन अगर आपके पास वो वाली ट्रैवल हिस्ट्री है ना जो एशियन कंट्री से आप लेके आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे तुर्की जो है ना आपको परमिट देगा, एंट्री परमिट देगा। लेकिन अब आप जंप लगा के वहाँ से यूरोप ना चले जाइएगा, आपका पता नहीं होता ना, इसलिए नहीं मिलता वीज़ा कि उन्हें पता है जालियाँ क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो जालियाँ नहीं क्रॉस करनी, वापस आना है। और अगर वापस आ जाएंगे और तुर्की का वीज़ा प्लस ये एशियन साइड का वीज़ा लगे होंगे ना, 100% श्योर है कि भाई आपको यूरोप का एंट्री परमिट मिल जाएगा। अब यूरोप की किन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहिए उसके लिए एक कमेंट तो बनेगा ना, यूरोप लिख दें नीचे, तो अली भाई यूरोप की कंट्रीज़ बता देंगे किन किन कंट्रीज़ को आपने टारगेट करना है जहाँ पे ईजिली वीज़ा मिल जाता है। मेन टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन कौन सी वाली जो है बेस्ट हैं जहाँ से ईजी वे में आपको वीज़ा मिल जाता है। अब देखें, बहुत से लोग कहेंगे नहीं अली भाई मैंने तो इतना ट्रैवल नहीं किया फिर भी मिल गया। देखें, किस्मत का किसी का कोई पता नहीं, किस्मत जब चलनी है कहीं पे भी किसी की भी चलेगी।
लेकिन मैं एक प्रॉपर वे में, एक लीगल वे में बात कर रहा हूँ। अगर आप तरीके से जाना चाहते हैं तो ये तरीका है। बाकी मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी दीजिएगा, आप किन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आप किन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर जब यूरोप का मिल जाता है ना, उसके बाद अगर आप अमेरिकन अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई कोरे पासपोर्ट में भी लगता है अमेरिका का। अमेरिका का सिस्टम डिफरेंट है। अमेरिका का जो वीज़ा है ना, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। आप क्या बोलते हैं, क्या दिखते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या उसको समझ आती है। बस इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो अमेरिका के ऊपर भी बनाऊंगा। और जब अमेरिका का वीज़ा लग गया ना आपके पास, कनाडा वाले हाथों हाथ प्लेट में रख के दे देंगे। तो अमेरिका, कनाडा, ये साथ के वीज़े हैं, ये दोनों ही मिल जाएंगे। लेकिन कनाडा का लेने के बाद अमेरिका का थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ता है। अब रही बात यूके की टेरिटरी, भाई वो लोग अपना साइंस है, उनको ज़रा फाइनेंशियली चीज़ों को ज़्यादा देखना होता है यूके को। तो अगर आप उस चीज़ में भी तगड़े हैं तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर यूके। बट ये सारी चीज़ों को कवर अप करने के बाद, और जो लोग मिडल ईस्ट में रह रहे हैं ना, उनके लिए यही है कि देखें, अगर छुट्टी आती है ना 1 महीने की आगे, 2 महीने की आगे, तो कोशिश करें कुछ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप ट्रैवल करें। मैं नहीं कह रहा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, एंजॉय भी करो ना, लाइफ भी तो जियो ना, लाइफ गुजरी जा रही है, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। आगे मूव होना है, बेशक आपने एज अ टूरिस्ट जाना है, बेशक आपने एज अ रेजिडेंस जाना है, जैसे कि आपने PR लेने जाना है, बेशक आपने जॉब करने जाना है, तो आपका जो होता है ना पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। वैसे तो हम पासपोर्ट चेंज करने से इतनी जल्दी रहे, तो वो पासपोर्ट को एक तरह का प्लस पॉइंट या बैज लगा देता है कि भाई आपको जो है ना प्रायोरिटी पे देखा, सुना या समझा जाएगा, और आपको उसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वीज़ा ग्रांट या साइन किया जाएगा फ्रॉम द यूरोप कंट्रीज। बाकी मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द यूरोप, रिलेटेड टू अमेरिका, कनाडा, मैं इनके ऊपर अलग अलग वीडियोस अब बनाऊंगा। सीरीज़ के अंदर वीडियोस आ रही हैं, मैं डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। बट मुझे रशिया वाले भी नीचे लिख दें, यूरोप वाले भी नीचे लिख दें, अमेरिका वाले भी लिख दो नीचे, कमेंट तो करो ना। अली भाई को कमेंट का आपका वेट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।